Ubi jus ibi remedium. Where there is a right, there is a remedy. Section 9 fulfills the requirement of this maxim as it opens the gate to get into the civil proceedings. Hello everyone, वेलकम टू लॉ वॉइस। और आज हमारा टॉपिक है सेक्शन 9 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जो बात करता है उन कोर्ट्स के बारे में जो सिविल सूट को ट्राई कर सकते हैं। सेक्शन 9 का पर्पस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को और उन पर लागू होने वाली रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बात करता है। यह एक डेक्लेरेटरी प्रोविजन है जो सिविल कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन के स्कोप एंड एम्बिट के बारे में बात करता है और साथ ही में कोर्ट्स पर लागू होने वाली रिस्ट्रिक्शंस के बारे में भी बताता है, चाहे वो सीपीसी में हो या अन्यथा किसी और एक्ट में। ये जो फ्रेज है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हेयरिन कंटेन, साफ साफ यह ले डाउन करता है कि कोर्ट्स को अपनी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करते वक्त वेरियस रिस्ट्रिक्शंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही में एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड बार भी ये डिक्लेयर करता है कि कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस के साथ फॉलो होगी जो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली लगाई गई हैं। सिविल कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन का स्कोप बहुत वाइड है, लेकिन अगर उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन लागू हो तो उसे स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन के साथ अप्लाई किया जाएगा। जब भी किसी कोर्ट में कोई सूट फाइल होता है तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि उसके पास जुरिस्डिक्शन है, लेकिन यह प्रिजम्पशन रिबटेबल है, यानी कि अगर किसी को कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होने पर आपत्ति है तो उस प्रिजम्पशन को रिबट करने का बर्डन उसी पार्टी पर आएगा जो आपत्ति जताएगी या फिर ऑब्जेक्ट करेगी, और इसका फैसला कोर्ट ही करेगी कि उसके पास जुरिस्डिक्शन है या नहीं। और यही चीज़ बोली गई 1954 में बाय सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर कोई डिक्री बिना जुरिस्डिक्शन के पास की गई है तो वो डिक्री नल होगी, उसकी कोई मान्यता नहीं होगी, क्योंकि जुरिस्डिक्शन का डिफेक्ट सीधा कोर्ट के रूट्स पर यानी अथॉरिटी पर स्ट्राइक करता है और उसे कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता, भले ही पार्टीज की कंसेंट क्यों ना हो। इसी को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया इन द लैंडमार्क केस ऑफ उनीचम लेबोरेटरीज लिमिटेड वर्सेस रानी देवी एंड अदर्स इन द ईयर 2017 बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पहला कि ये जनरल रूल है कि सारे सिविल कोर्ट्स की सूट्स की जुरिस्डिक्शन होती है सिविल कोर्ट्स के पास। दूसरा, अगर एक्सक्लूजन ऑफ जुरिस्डिक्शन या रिस्ट्रिक्शन का कोई प्रोविजन है तो उसे स्ट्रिक्टली कंस्ट्रूड करना चाहिए। जो पार्टी कोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस को ऑब्जेक्ट करेगी, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर आएगा उस ऑब्जेक्शन को प्रूव करने का। जनरली ऑब्जेक्शन जो है वो सूट की मेंटेनेबिलिटी पर होता है, लेकिन अगर सूट की कॉन्टिन्यूटी के वक्त हम ऑर्डर 6 रूल 17 में अपनी प्लीडिंग्स को अमेंड करते हैं तब भी जुरिस्डिक्शन का इशू रेज हो सकता है। सेटलमेंट ऑफ इशू स्टेज पर कोर्ट प्रीलिमिनरी इशू फ्रेम करेगा जुरिस्डिक्शन के रिगार्डिंग और उन इश्यूज पर हियरिंग कंडक्ट करेगा। ओनस ऑफ प्रूफ यानी बर्डन ऑफ प्रूफ डिफेंडेंट पर आएगा और उसे एविडेंस देना होगा कि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन क्यों नहीं है। अगर कोर्ट को लगा कि उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है तो कोर्ट ऑर्डर 7 रूल 10 में प्लेंट रिटर्न कर देगा और साथ में रीजंस मेंशन करेगा ऑर्डर में प्लेंट रिटर्न करने के। प्लेंटिफ अंडर ऑर्डर 43 रूल 1 सब रूल ए में उस प्लेंट रिटर्न के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में जा सकता है। इसके अलावा अगर प्लेंटिफ के किसी भी स्टेज पर लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन लगे
तो वो ऑर्डर 23 रूल 1 सब रूल 3A में विड्रॉवल ऑफ सूट भी फाइल कर सकता है और कोर्ट फ्रेश सूट फाइल करने की परमिशन दे भी सकती है और नहीं भी, ये कोर्ट की डिस्क्रिशन होगी। नेक्स्ट केस है मोस्ट रेलिवेंट PMA मेट्रोपॉलिटन एंड अनदर वर्सेस मोननमार मथोमा of the year 1995 by the Supreme Court. It is a 3 judges bench and the judgment was delivered by RM Sahai Justice. इन्होंने सेक्शन 9 को पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों डायमेंशंस में बोला। ये पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि ये सिविल कोर्ट्स को एक वाइड जुरिस्डिक्शन देता है। सेक्शन 9 शैल वर्ड का इस्तेमाल करता है जो ये बताता है कि सिविल कोर्ट्स के पास सारे सूट्स ऑफ सिविल नेचर की जुरिस्डिक्शन होना मैंडेटरी हो जाता है। साथ ही में सिविल कोर्ट्स की जगह सूट ऑफ सिविल नेचर का इस्तेमाल करके सिविल कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन का स्कोप और भी वाइड हो जाता है। ये नेगेटिव इसलिए है क्योंकि शैल के साथ ये सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस की बात भी करता है। इन पॉइंट्स के अलावा इस केस में होने वाले वर्ड्स सूट ऑफ सिविल नेचर एंड सिविल सूट्स के डिफरेंस को भी बताया गया। एक ऐसा सूट जिसमें प्योर सिविल लीगल राइट्स इन्वॉल्व हैं और कोई सोशो रिलीजियस इश्यूज इन्वॉल्व नहीं है, वो सिविल सूट्स कहलाता है। ऐसे केसेस में मेन एग्जामिनेशन कॉज ऑफ एक्शन का होता है, लेकिन साथ ही में मैटर एंड इशू, सब्जेक्ट मैटर एंड रिलीफ भी एग्जामिन होगा। और अगर ऐसा एग्जामिनेशन में ये पता चलता है कि सिर्फ लीगल राइट्स का वायलेशन हुआ है और किसी सोशल रिलीजियस इशू का नहीं, तो वो प्योर सिविल सूट है। लेकिन अगर लीगल राइट्स के साथ सोशो रिलीजियस इश्यूज भी इन्वॉल्व हैं, तो ये देखा जाएगा कि डोमिनेंट फैक्टर कौन सा है, लीगल राइट या सोशो रिलीजियस इश्यूज। अगर लीगल राइट्स डोमिनेंट है तो वो सूट ऑफ सिविल नेचर होगा, लेकिन अगर लीगल राइट्स बस एक पेरिफेरल इशू है और सोशो रिलीजियस इश्यूज डोमिनेंट है, तो वो सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं होगा। यही सेम चीज हुई भूरीनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन द ईयर 1997 में। इस केस में 3 मेन इश्यूज इन्वॉल्व हैं। क्योंकि ये केस वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड पर था, तो इस केस में सबसे पहला इशू आया कि जो मंदिर के पुजारी की फैमिली है वो सारा चढ़ावा मिसमैनेजिंगली यूज कर रही है। दूसरा कि जो मिसमैनेजिंग ऑफ फाइनेंसेस है उसको मैनेज करने का राइट स्टेट का है कि नहीं। तीसरा कि जो चीफ प्रीस्ट है उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी। तो इस केस में लीगल राइट्स का इशू और सोशो रिलीजियस राइट्स का इशू, दोनों का इशू इन्वॉल्व है, लेकिन जो डोमिनेंट इशू है वो लीगल राइट्स का है। इसीलिए ये सूट ऑफ सिविल नेचर होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो कि सूट ऑफ सिविल नेचर होंगे या फिर नहीं। सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से इश्यूज जो हैं वो सूट ऑफ सिविल नेचर में आते हैं। सबसे पहला, सूट्स रिलेटेड टू राइट टू प्रॉपर्टी, सूट रिलेटेड टू राइट ऑफ वर्शिप, सूट्स रिलेटिंग टू टेकिंग आउट ऑफ रिलीजियस प्रोसेशंस, सूट्स रिलेटिंग टू राइट टू शेयर इन ऑफरिंग्स, सूट्स फॉर damages for civil wrong, suits for specific performance of contracts or for damages for breach of contract, suits for specific relief, suits for restitution of conjugal rights, suits for restitution of marriages, suits for rents, suits for or on accounts, suits for right of franchisee, suits for right to hereditary offices, suits for right to yajmanvritis, suits against wrongful dismissals from service and for salaries etc. अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं होंगे। सूट्स इन्वॉल्विंग प्रिंसिपली कास्ट क्वेश्चंस,
suits involving purely religious rites and ceremonies, suits for upholding mere dignity or honor, suits for recovery of voluntary payments or offerings, suits against expulsion from caste etc. अब अगर हम सेक्शन 9 की बात करें तो इसमें हमने शैल वर्ड को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस हेयर इन कंटेन को भी, और हमने सूट ऑफ सिविल नेचर एंड सिविल सूट्स के बीच में भी डिफरेंस देख लिया। अब बारी आती है एक्सप्रेसली एंड इम्प्लाइडली बार्ड प्रोविजन की। सबसे पहले एक्सप्रेस बार को समझते हैं। एक्सप्रेस बार की सिचुएशन तब अराइज होगी जब कोई स्पेशल लॉ होगा और उस स्पेशल लॉ में एक स्पेशल कोर्ट क्रिएट किया जाएगा जिसमें ये लिखा होगा कि स्पेशल कोर्ट के पास ही जुरिस्डिक्शन है एक पर्टिकुलर मैटर में। इस क्लॉज को फाइनैलिटी क्लॉज या एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन क्लॉज भी कहते हैं और इसे एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन क्लॉज ऑर्डिनरी कोर्ट्स पर बार या रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। ऑर्डिनरी कोर्ट्स के पास हर मैटर को सुनने का अधिकार है लेकिन स्पेशल कोर्ट्स के मैटर को नहीं, और हमें इस एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन को स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करना चाहिए। इम्प्लाइड बार, जब स्पेशल ट्रिब्यूनल या कोर्ट बनता है किसी स्पेशल लॉ के अंडर, तब एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन के क्लॉज को देखा जाता है कि वो है कि नहीं। अगर ऐसा कोई क्लॉज नहीं हो तब स्पेशल लॉ के ओवरऑल पर्पस को देखा जाता है और ये इंटेंशन इन्फर करी जाती है कि एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है कि नहीं, और अगर लॉ की इंटेंशन एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन की है तो वो इम्प्लाइड बार कहलाएगा। नेक्स्ट केस है 1968 के अंदर धूलाभाई वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही लैंडमार्क प्रोविजंस दिए हमें। इस केस में जो अब तक हमने पढ़ा वो सब बातों को बोला गया, साथ में एक क्वेश्चन का आंसर भी किया गया कि अगर एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन क्रिएट की गई है किसी कोर्ट के लिए, फिर भी सिविल कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन है या नहीं। तो कोर्ट ने बोला कि हाँ, जुरिस्डिक्शन है सिविल कोर्ट्स के पास, लेकिन सिर्फ इन सिचुएशंस में। पहली, अगर स्टैट्यूट अल्ट्रा वायरस है। सेकंड, ट्रिब्यूनल या कोर्ट स्टैट्यूट के स्पेशल प्रोविजंस को वॉयलेट करते हैं, या फिर ट्रिब्यूनल या कोर्ट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को वॉयलेट करते हैं। फोर्थ, अगर एडिक्वेट रेमेडीज ना प्रोवाइड की गई हो स्पेशल लॉ के अंडर, तो इन सब सिचुएशन में सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होती है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है एक्सप्लेनेशन 1 एंड एक्सप्लेनेशन 2। सो एक्सप्लेनेशन 1 जो है वो बात करता है कि एक सूट के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी या फिर ऑफिस को कंटेस्ट किया गया है तो वो एक सूट ऑफ सिविल नेचर होगा, लेकिन अगर उसके अंदर जो एंटायर डिसीजन है वो किसी रिलीजियस राइट या सेरेमनीज पर डिपेंड करता है, फिर भी हम उसे सूट ऑफ सिविल नेचर कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो डोमिनेंट इशू है वो राइट टू प्रॉपर्टी या राइट टू कंटेस्ट एन ऑफिस है। दूसरा एक्सप्लेनेशन बोलता है कि इस सेक्शन के अंदर जो एक्सप्लेनेशन 1 में ऑफिस या फिर प्रॉपर्टी की बात करी गई है, उसके अंदर ऑफिस में अगर कोई फीस अटैच ना भी हो तब भी हम उसे सूट ऑफ सिविल नेचर ही मानेंगे, और साथ में अगर वो ऑफिस किसी पर्टिकुलर प्लेस पर अटैच ना हो तब भी वो सूट ऑफ सिविल नेचर ही कहलाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।